वेलकम टू R&T एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए अब अपन बात करते हैं आज हमारे नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में बात की, या राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में, ये सारी बातें की। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियों से नवाजता है, और वो शक्तियां क्या क्या है और वो शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किस तरह से करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मींस इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी भारत का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसे इमरजेंसी पावर्स कौन कौन से, यानी जब कभी भी देश में अगर आपातकाल लागू हो जाता है उस स्थिति में राष्ट्रपति को, क्योंकि वो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है, संविधान उसे वास्तविक मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक रूप से देखें, वैधानिक रूप से देखें, औपचारिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति मुखिया होता है। और आपातकालीन शक्तियां जो देश की है वो किसके अंदर किसके पास में होती है? भारत के राष्ट्रपति के। नए देश में अगर आपातकाल की घोषणा करनी है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है, उसके बगैर देश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। वैसे सामान्य परिस्थितियों में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में देश में क्या रहता है, सामान्य हालत रहते हैं। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके देश में इमरजेंसी लगा सकता है। और इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति 3 तरीकों से कर सकता है। तो पहला जो तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कह सकते हैं। इट इज नेशनल इमरजेंसी। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है ये भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करता है, यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा जो आपातकाल है जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, यानी इसका एक और नाम है जिसको हम राज्य शासन भी कहते हैं, इसका एक और नाम है जिसको हम संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। राज्य आपातकाल कह सकते हो या फिर संवैधानिक आपातकाल, इन तीनों नामों से इसको जाना जा सकता है। और ये जो आपका है ये है प्रेसिडेंट रूल्स कह सकते हो अंग्रेजी में आप इसको, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत ये क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। 365 में भी है और 356 में भी। तो ये जो संवैधानिक आपातकाल किसी राज्य में लगता है तो ज्यादातर जो मामला वो 356 में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जो 365 में भी साइड करता है। अगला देखो इसको, तीसरा जो आपका है वो है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश की अगर वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है उस स्थिति में जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाता है उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। और ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगा, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 360। तो हम पूरे वीडियो में इन 3 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल या संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 और कुछ हिस्सा 365, और वित्तीय आपातकाल जो कि क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, देश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर लगाया जाता है, अनुच्छेद 360। ये तीनों को हम अलग अलग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स टेक द फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की क्या करते हैं, बात करते हैं। अनुच्छेद 352 क्या कहता है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण, राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण या फिर क्या हो, देश में अगर युद्ध शुरू हो गया, युद्ध तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, तथा सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में या इनका
आसन्न खतरा होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है, आपातकाल लगा सकते हैं। तो घोषणा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन क्या है, ये तीनों स्थितियां, बाह्य आक्रमण हो रहा है, युद्ध हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह, या इनका आसन खतरा है, यानी आने वाले समय में ऐसी घटना हो सकती है, इस चीज से भी किया जा सकता है। पूर्व में, पूर्व मतलब 44वें संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट 1977 से पूर्व क्या व्यवस्था थी। ये एक्ट में बदलाव किया गया, जो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, तो ये बात आपको समझनी है कि 44वें संविधान संशोधन से पहले शब्द क्या था कि आंतरिक अशांति के आधार पर अगर उसकी भी संभावना है, इस स्थिति में भी क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल। लेकिन ये शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह है तो ही आपातकाल लागू किया जा सकता है, ये व्यवस्था कर दी गई राष्ट्रपति द्वारा। तीन स्थिति, अनुच्छेद 352 में तीन स्थितियां, अगर बाहर से कोई आक्रमण हो गया, या देश का क्या चल रहा हो, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा हो, या फिर देश के ही लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो पहले क्या समझना आपको कि बाह्य आक्रमण युद्ध तो पहले भी था, सशस्त्र विद्रोह शब्द बाद में आया, क्योंकि 1975 में 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी लगाई गई। इसको, ये शब्द थोड़ा क्या था, कमजोर शब्द था, जिसकी वजह से सरकारें इसका मिसयूज कर सकती थी। इस कारण क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। इसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अब देखिए, इस आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, यानी राष्ट्रीय आपातकाल दो तरह का हो सकता है। एक नंबर जो होगा प्रकार, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, दो तरह का कैसा होगा, एक तो होगा आपका बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कारण क्या है, बाहरी राष्ट्रीय आपातकाल हो तभी, तो यह आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लगाया गया है, भारत में 2 बार लगाया गया। सेकंड जो होगा वो होगा आंतरिक आपातकाल, जो कि 1 बार लगाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसको हम इस आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। आंतरिक आपातकाल 1 बार लगाया गया है 1975 के अंदर, तो जब युद्ध और बाह्य आक्रमण की वजह से लागू हो तो उसे तो हम बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे, और जब सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक आपातकाल। पहले आंतरिक अशांति के नाम पे था, ये 1 बार 1975 में लग चुका है। अब समझते हैं, क्या राष्ट्रपति का फैसला स्वतंत्र तरीके से ले पाते हैं, क्या राष्ट्रपति खुद यानी स्वयं के स्तर पर स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर लेते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, बल्कि क्या करना होगा, राष्ट्रपति आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की, यानी जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेंगे, लिखित सलाह पर करते हैं। ये जो घोषणा होगी ये राष्ट्रपति स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि क्या है, उसमें मंत्रिमंडल का कंसेंट होता है, वो लिख करके दे, वो भी रिटर्न में लिख करके दे, तभी ये घोषणा संभव है। पूर्व में क्या था, पूर्व यानी ये जो बदलाव किया गया है, ये 44th अमेंडमेंट का परिणाम है, ये जो संविधान में लिखा गया है ये 44th अमेंडमेंट का प्रभाव है। पूर्व में क्या था, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा। तो यहां पर पहले ये सिस्टम था कि उसमें कैबिनेट कोई नाम ही नहीं था, और ये जो कैबिनेट का नाम है वो बाद में जोड़ा गया। पहले पीएम ने सलाह दे दी, बस उसी के आधार पर राष्ट्रपति घोषणा। इसका इंदिरा गांधी ने कहा और फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने क्या कर दिया, देश में इमरजेंसी लगा दी। तो पहले पीएम की सलाह थी, अब है मंत्रिमंडल की सलाह, वो भी क्या होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। और अनुच्छेद 352 एकमात्र अनुच्छेद है, एकमात्र अनुच्छेद जिसमें
मंत्रिमंडल शब्द वर्णित है, मंत्रिमंडल शब्द वर्णित है। एकमात्र अनुच्छेद जिसमें मंत्रिमंडल शब्द वर्णित है वो है अनुच्छेद 352। आप जानते हैं इसको। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द फर्स्ट पावर इज नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, द सेकंड इज प्रेसिडेंट्स रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, and the third one is financial emergency under article 360. It means president has three emergency powers under article 352. He imposed national emergency under article 356 or 365, the president's rule and the financial emergency under article 360. Let's take it briefly one by one, एक एक समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352, अगर क्या हुआ, बाह्य आक्रमण हुआ, अगर युद्ध है और इसके साथ साथ सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति है या इनका क्या है डेंजर है, भविष्य में हो सकती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। इन आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल और एक होता है आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश के अंदर विद्रोह हो जाए तब लगाया जाए उसे आंतरिक कहते हैं, और आक्रमण या बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में क्या होगा, बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। अब देखिए आंतरिक अशांति शब्द, ये जो बाह्य सशस्त्र विद्रोह शब्द है, ये सशस्त्र विद्रोह शब्द पहले नहीं था, इसकी जगह पहले शब्द था आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा क्या किया गया, देश में फिर से इंदिरा गांधी की तरह कोई और इमरजेंसी नहीं लगा दिया आंतरिक अशांति के नाम पर, इसका नाम बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब देखिए राष्ट्रपति आपातकाल की जो घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी डिपेंड ऑन द कंसल्टेशन, रिटन कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट अगर क्या करे, रिटन कंसल्टेशन करे, लिख करके सलाह दे, तब क्या होता है, इस तरह की घोषणा की जाती है। It means the president is not able to declare such a declaration without consultation of the cabinet. पूर्व में क्या सिस्टम था, पहले क्या सिस्टम था, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती थी और प्राइम मिनिस्टर का कंसल्टेशन पहले होता था, तब उसके आधार पर घोषणा, लेकिन अभी ये नहीं है। और अनुच्छेद 352 एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। दिस इज द ओनली आर्टिकल, आर्टिकल 352 इज द ओनली आर्टिकल विच मेंशन द वर्ड कैबिनेट। इसके अलावा कहीं पर भी क्या नहीं है, इस शब्द का प्रयोग नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, लेकिन इस प्रकार की घोषणा सिर्फ 1 माह तक वैलिड रहती है। यानी कब तक, इस तरह की घोषणा 1 माह तक रहेगी। अगर 1 माह से ज्यादा इसको क्या रखना है, लागू रखना है, तो उसके लिए संसद को वहां पर, जिसके लिए संसद से अनुमोदन करवाना आवश्यक है, यानी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। तो अनुच्छेद 352 घोषणा क्या हुई, जो मैंने बताया अभी आपको, घोषणा क्या हुई, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर घोषणा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, लिखित सलाह पर की गई घोषणा का 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृति आवश्यक है। यानी इस घोषणा को वैलिड कितने महीने रहेगी, 1 माह तक आवश्यक है। यानी ये वैलिडिटी जो है इसकी, जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर घोषणा कर, उसकी वैलिडिटी 1 मंथ है। उसके बाद अगर आपको जारी रखना है तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, संसद से स्वीकृति, 1 माह के अंदर आपको संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ये व्यवस्था कब की गई, ये की गई 44वें संविधान, 44th अमेंडमेंट। आपको इसी में 44th अमेंडमेंट कंटिन्यूअसली याद रखना, तो 44th अमेंडमेंट द्वारा इसमें ये की जाती है। पूर्व में क्या व्यवस्था थी, पूर्व में 2 माह के अंदर संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृति,
ये पूर्व में व्यवस्था है। यानी पहली बात तो 2 माह तक किसी को पूछना नहीं है, इमरजेंसी लागू रहेगी। फिर 2 माह बाद जो तो साधारण बहुमत से स्वीकृति लेना आवश्यक थी। अब क्या कर दिया गया इसको 44वें संविधान 1978 द्वारा संशोधन द्वारा 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेना, वो भी दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या का 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। अब देखो दोनों सदनों से, दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत, और इस विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी जितना सदन का सदस्य संख्या है कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, प्रस्ताव पारित होगा। ऐसी स्थिति में क्या रहेगी, कंटिन्यू। देखिए मंत्रिमंडल की सलाह उसके बाद लागू होगा। फिर दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तो ही 1 महीने के बाद इमरजेंसी क्या रहेगा, जारी रहेगा, नहीं तो वहीं पर इमरजेंसी समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लोकसभा के विघटन की स्थिति में, मान लो लोकसभा परिदृश्य में नहीं है, विघटन की स्थिति में, यानी लोकसभा उस वक्त कार्यरत नहीं है, तब किससे, राज्यसभा से अनुमति, राज्यसभा की स्वीकृति, यानी विशेष बहुमत द्वारा राज्यसभा की स्वीकृति, परंतु नई लोकसभा के गठन के, नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के अंदर, यानी 1 माह के अंदर, 30 दिन के अंदर स्वीकृति। ये लिखो, जैसे मान लो घोषणा हुई और लोकसभा कार्यरत नहीं है। जब लोकसभा कार्यरत नहीं है, या तो भंग है या विघटित है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में राज्यसभा से स्वीकृति विशेष बहुमत से, परंतु जैसे ही नई लोकसभा का गठन हो गया है तो उसमें 30 दिन के अंदर स्वीकृति। तो इसका मतलब अगर लोकसभा परिदृश्य में है, अगर लोकसभा परिदृश्य में है तो उससे किसी भी हालत में 30 दिन से ज्यादा बगैर अनुमति के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं रहता। तो लोकसभा से किसी भी हालत में 30 दिन के अंदर परमिशन लेना जरूरी है। अब मान लो विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो गई, तो विशेष बहुमत से पारित होने के बाद 6 माह तक आपातकाल लागू रह सकता है। तो पहले 1 महीना, फिर परमिशन ले ली, तो परमिशन लेने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा। अब अगर इसको 6 माह से आगे बढ़ाना है, यानी इसको और आगे बढ़ाना है, 6 माह से ज्यादा इसको एक्सटेंड करना है, तो 6 माह से आगे बढ़ाने हेतु, यानी आपातकाल को जारी रखना है, समाप्त नहीं करना, आगे बढ़ाने हेतु पुनः संसद की स्वीकृति आवश्यक है, कि स्वीकृति आवश्यक है। यह आवश्यक स्वीकृति आवश्यक है, और इस स्वीकृति से अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी एक बार स्वीकृति ले ली तो फिर 6 माह तक लागू रहेगा। फिर अगर आपातकाल को 6 माह से ज्यादा बढ़ाना है तो फिर से संसद से पुनः विशेष बहुमत से दोनों सदनों से अलग अलग क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति, तभी आगे लागू रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। पूर्व में ये स्थिति नहीं थी, ये भी 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा जोड़ा गया। पूर्व में स्थिति क्या थी, 2 माह के बाद अगर क्या ले लिया, संसद के साधारण बहुमत से क्या ले लिया, अगर स्वीकृति ले ली, तो बाद में अनंत काल तक क्या रहता था, लागू रहता था। इसी कारण जब 1962 में पहली बार चाइना के युद्ध के समय लगाया गया, तो उसको समाप्त 1967 में जाकर के 68 में जाकर किया गया, 1968 में समाप्त किया गया। तो इसका मतलब वहां पे एक बार स्वीकृति लेने के बाद अनंत काल के लिए, लेकिन
अभी क्या है, प्रति 6 माह बार बार क्या लेनी पड़ेगी, संसद की स्वीकृति, तभी इमरजेंसी आगे लागू रहेगा। अब देखिए ये तो एक बार लागू हो गया, फिर इसकी समाप्ति, जितना लागू करने का 44वें संविधान संशोधन 1971 के बाद में इसको प्रोसीजर को बहुत ही टफ कर दिया गया, लेकिन समाप्त करने का प्रोसीजर जो है वो 1978 के बाद में थोड़ा सिंपल करें, ताकि क्योंकि हम यही चाहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थितियां देश में नहीं आए, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, बहुत सारी चीजें और होती है। इस कारण इसकी जो समाप्ति की प्रोसीजर है वो थोड़ी ढील दी गई है। वो क्या है, यानी अगर अनुच्छेद 352 के तहत अगर आपातकाल की समाप्ति करनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा, या तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दे कि भाई आपातकाल समाप्त है, उद्घोषणा, या राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, उसके साथ ही राष्ट्रपति की उद्घोषणा या लोकसभा के 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य, स्पीकर, अगर लोकसभा का चल रही है तो स्पीकर, लोकसभा का सत्र चल रहा है तो स्पीकर नहीं है तो फिर उस स्थिति में राष्ट्रपति को लिखित सूचना दे, वह एलएस की 14 दिन में विशेष बैठक हो तथा सदन द्वारा तथा संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जा सकता है, प्रस्ताव द्वारा समाप्ति। तो ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। तो ये लोग किस तरह से क्या लगाया जा सकता है, आर्टिकल 352 के तहत इंपोजिशन हो सकता है और किस तरह से हटाया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, इसमें क्या, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर रिटर्न कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके साथ ही क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन, घोषणा हो जाएगी, बट क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है। कंसल्टेशन नीड कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट विद इन अ मंथ ऑफ पीरियड, यानी 1 माह के अंदर क्या चाहिए, इसका आपको कंसल्टेशन। ये व्यवस्था कब की गई, विद द 44th अमेंडमेंट 1978। प्रायर दैट अमेंडमेंट 2 माह के अंदर क्या जरूरी था, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से क्या लेना आवश्यक था, उसके 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से स्वीकृति लेना आवश्यक था। अभी क्या कर दिया गया है, इसकी स्वीकृति 1 माह के अंदर आवश्यक है। दोनों सदनों से अलग अलग, वो भी स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत के साथ। स्पेशल मेजोरिटी मींस कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। कुल सदस्य संख्या का 2/3 नहीं है, कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 क्या चाहिए, वहां पर पारित होना चाहिए। जैसे हमारे पास 545 सदस्य है, उसका तो हमें क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, यानी 272 सदस्य इसके पक्ष में होने चाहिए। अब 545 में से मान लो उस दिन 490 लोग ही उपस्थित हैं और उसमें से 470 लोग ही वोटिंग करना चाहते हैं। इन 470 का 2/3 चाहिए, ना कि 545 का 2/3, ना 490 का 2/3, बल्कि 470 का 2/3। ये एग्जांपल है, इसको सीरियसली नहीं लेना। अब देखो लोकसभा के विघटन की स्थिति में अगर लोकसभा कार्यरत नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्यसभा स्वीकृति देगी, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा गठित होगी उसका 1 महीने के अंदर क्या आना, कंसेंट आना आवश्यक है, यानी उनकी स्वीकृति आनी आवश्यक है। विशेष बहुमत से पारित होने के बाद 6 माह तक आपातकाल लागू रहेगा। अब इसको और आगे बढ़ाना तो प्रति 6 माह तक क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति। लेकिन जैसे 1 महीने के बाद में 6 माह तक बढ़ाया, अब मान लो 4 महीने पूरे होने पर राष्ट्रपति ने क्या समाप्त उद्घोषणा कर दी कि भाई आपातकाल समाप्त है, तो दोबारा से अपने आप नहीं समाप्ति हो जाती है। अब देखो समाप्ति, राष्ट्रपति की उद्घोषणा, राष्ट्रपति घोषणा कर दे कि आपातकाल समाप्त है तो समाप्त हो जाता है। नहीं तो बीच में अगर किसी को समाप्त करना तो लोकसभा के 1/10 सदस्य स्पीकर या राष्ट्रपति को लिखित सूचना व लोकसभा के 14 दिन में विशेष बैठक होगी। फिर दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, दोनों सदनों से साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आपातकाल की घोषणा समाप्त होनी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, राष्ट्रपति उद्घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। तो मान लो मंत्रिमंडल आपातकाल समाप्त नहीं करना चाहता है, लेकिन
जो संसद है वो उसको समाप्त करना चाहती है, तो संसद के पास क्या ऑप्शन है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य, स्पीकर, अगर सत्र चल रहा तो स्पीकर, नहीं तो राष्ट्रपति को लिखित सूचना दे, 14 दिन में लोकसभा की बैठक हो, फिर दोनों सदनों से पारित हो जाए साधारण बहुमत से, तो आपातकाल समाप्त समझा जाता है। यह है आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। अब देखिए राष्ट्रपति की इस तरह की घोषणा का प्रभाव क्या है, यानी इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 की, जिसमें हम क्या लागू करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, घोषणा का प्रभाव, यानी जैसे आपातकाल लगा उसका काफी प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव कौन से, लेट्स डिस्कस देम। द फर्स्ट इफेक्ट, पहला जो प्रभाव पड़ता है, देश के शासन की समस्त शक्तियां, देश के शासन की समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है। तो फेडरल जो सिस्टम है अनुसूची 7 के तहत और आर्टिकल 246 के तहत, वो फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है, केंद्र में निहित हो जाती है। यानी राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा की और केंद्र जो जितने भी देश का शासन है, राज्यों का शासन है, सारा के सारे शासन का जो शक्तियां वो केंद्र में निहित हो जाती है। सेकंड, केंद्र सरकार यानी संसद, केंद्र सरकार का मतलब है संसद, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। क्योंकि जब नॉर्मल डेज होते हैं, इमरजेंसी नहीं होती है, कानून बना सकती है। तब क्या करेगी, राज्य सरकार अपने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी, केंद्र सरकार अपने केंद्र सूची के विषय पर और समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगे। लेकिन इमरजेंसी की घोषणा होगी तो केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषयों पर बना सकती है। समस्त वित्तीय शक्तियां जो है, समस्त वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। राष्ट्रपति के पास तथा केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंध राष्ट्रपति द्वारा तय होते हैं। तो वो वित्तीय संबंध राष्ट्रपति द्वारा तय होता है, इसका मतलब हुआ मंत्रिमंडल द्वारा तय होता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की क्या है, उसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के अंदर वित्तीय सारी शक्तियां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चौथा वो है अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का बारे में बात करता है, यानी हमारी जो अभिव्यक्ति और जो और प्रकार की स्वतंत्रता है उसके बारे में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। तो इसके लिए राष्ट्रपति को ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि अन्य जो मौलिक अधिकार होते हैं अनुच्छेद 359 के तहत उन्हें समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति को ऑर्डर देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को इस पर आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 19 अपने आप क्या हो जाता है, इस घोषणा के साथ ही निलंबित हो जाता है। और अनुच्छेद 359 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जाते हैं, निलंबित नहीं हो सकते हैं। तो कौन से दो ऐसे आर्टिकल है जिनके ऊपर अनुच्छेद 352 की आपातकालीन घोषणा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की ऊपर इस आपातकालीन घोषणा का प्रभाव नहीं पड़ता, वो निलंबित नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 19 क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अन्य जो अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार संबंधित, वो राष्ट्रपति की घोषणा के साथ साथ क्या होते रहता है, समाप्त हो सकता है, निलंबित किए जा सकते हैं। और एक और प्रभाव है, संसद लोकसभा के कार्यकाल को, यानी इस इमरजेंसी के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन
एक बार एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, उससे आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन क्या है, लेकिन आपात की समाप्ति के पश्चात एलएस का कार्यकाल यानी लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये फैक्ट भी आपको याद है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे प्रभाव हैं जो किससे लागू होने के बाद में होता है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा। और राष्ट्रपति द्वारा ये घोषणा संपूर्ण देश में या देश के कुछ हिस्सों में भी की जाए, जरूरी नहीं है संपूर्ण देश में आपातकाल लगेगा, नहीं, कुछ हिस्सों में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है और उनसे ये प्रभाव पड़ने। अब तक भारत में 3 बार ऐसा आपातकाल लगा है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी भारत में अब तक कितनी बार इसकी घोषणा हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है। पहला भारत चीन युद्ध 1962 व भारत पाक युद्ध 1965, इन दोनों के लिए एक ही आपातकाल लागू होता है और वो होता है 1962 से लेकर 1968 तक। ये आपात, क्योंकि पहले उस वक्त व्यवस्था क्या थी, 44वां संविधान संशोधन हुआ नहीं था, व्यवस्था ये थी कि भाई प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लागू करेंगे और 2 माह तक के बाद में संसद से स्वीकृति, और संसद की स्वीकृति के बाद अनंत काल के लिए लागू रहेगा। तो 1962 में जब लागू हो गया तो उसको 65 में भी हटाया नहीं गया और 68 में जाकर इसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वो लगता है भारत पाक युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का गठन हुआ था, भारत पाक युद्ध, और इसमें बांग्लादेश को बनाया गया था 1971। ये जब घोषणा होती है 1971 में, इसको तब तक समाप्त नहीं, जब इमरजेंसी दोबारा इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगा दी जाए तो भी ये समाप्त नहीं होती। इसका ये दूसरा और तीसरा जो होगा वो तीनों साथ में खत्म होते हैं। देखो तीसरा, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा, और ये जो लगाया गया ये 1975 में लगाया गया, और ये जो दूसरा और तीसरा है 1975 से 1977 तक चलते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान 1971 में युद्ध शुरू होता है, तो ये जो 2 नंबर इमरजेंसी ये लागू रहती है, और फिर 1975 में ऊपर से आंतरिक अशांति वाला आ जाता है, वो भी कंटिन्यू रहता है, और ये 1977 दूसरा और तीसरा जो है वो 1977 में समाप्त होता है। तो ये जो आंतरिक अशांति के नाम पे लगाया गया 42वां संविधान संशोधन करके मिनी 1976 में मिनी संविधान बनाया, इंदिरा गांधी ने पूरे देश के अंदर मिनी संविधान बना दिया और संविधान में इतने बदलाव, फिर 44वें संविधान द्वारा बदलाव करके, जो मैंने पीछे लिखा है, ये सारे के सारे बदलाव करके इमरजेंसी लगाने के जो तरीके हैं उनको मजबूत किया गया, ताकि भविष्य में इस तरह से इमरजेंसी पावर, जो प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर्स है, उनका मिसयूज नहीं किया जा सके। ये सारी चीजें आपको अनुच्छेद 352 के तहत जो इमरजेंसी लगती है उसके बारे में याद करें। अनुच्छेद प्रभाव क्या होंगे इसके? पहला, देश के शासन की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसमें हो जाए, केंद्र में, यानी जो संघात्मक ढांचा है वो संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, क्योंकि देश के ऊपर संकट है, आपातकाल है। इस कारण ये भारत के संविधान की सबसे सुंदर खूबसूरत क्या है, खूबी ये है कि आपातकाल की स्थिति में राज्य और केंद्र एकजुट होकर के क्या करते हैं, आपातकाल का सामना करते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था क्या हो जाती है, एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। केंद्र सरकार यानी संसद राज्य सूची के विषय जो होता है उसके ऊपर क्या करती है, कानून बनाती है। वैसे नॉर्मली अगर स्थिति है तो अनुसूची 7 में लिखा हुआ है कि 3 सूचियां होंगी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पे केंद्र सरकार विषय बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे दोनों। लेकिन जब इमरजेंसी लागू है तो राज्य सूची के कानूनों पर भी यानी उनके विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और वित्तीय शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास होता था। केंद्र और राज्यों के बीच कैसे वित्तीय संबंध होंगे ये राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 354 कहता है संसद की सलाह पर यानी संसद की स्वीकृति के साथ ही राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्यों के क्या तय किए जाते हैं, संबंध। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, और लेकिन अनुच्छेद 359 में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार 1 वर्ष के लिए संसद, ना कि मंत्रिमंडल, ध्यान रखना,
कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन आपात की समाप्ति की घोषणा हो गई है तो उसके बाद 6 महीने से ज्यादा लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सामान्य परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी है 6 साल हो सकता है, जैसा इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के साथ था। 1971 से 1976 तक काम करनी चाहिए थे 5 साल के हिसाब से, लेकिन समाप्ति कब होती है 1970, 1 साल बढ़ा दिया गया तो 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ। भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, 62 में चीन के साथ, दोनों के लिए एक ही इमरजेंसी काम कर गई। और भारत पाकिस्तान 1971 दूसरा, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसमें अलग से इमरजेंसी और आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में 1977 तक क्या लगे, एक आपातकाल लगाया गया। और ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है जब आंतरिक अशांति के नाम पर लागू किया गया। बाद में इस आंतरिक अशांति शब्द को बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ये सारे प्रावधान है अनुच्छेद 352 के तहत कि किस तरह से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।